please come. Mr. Anil Kumar, please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. And Amit, you are comfortable? Yes, sir. Well, Amit, you have very interesting hobbies and you are already an engineer. You are already working in the Indian Railway Traffic Service. Yes, sir. How do you find this service? For how long have you been there? Sir, I have been there for 4 days. Only 4 days. Okay. Yes, sir. After that, I took extraordinary leave. And, sir, What is the grand service meant only for the Anglo-Indians and the British in the railways for the salutes and the wonderful services that the service had to offer. So, do you think that it is not service that will perhaps give them job satisfaction? सर जो इंडियन रेलवे सर्विस है काफ़ी अच्छी सर्विस है एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर नेशन बिल्डिंग. परंतु सर आई ऑलवेज एस्पायर टू बिकम आईएएस ऑफिसर. और अगर सर मैं किसी कारणवश आईएएस नहीं बन पाता हूं तो आई विल बी हैप्पी टू सर्व इन द इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस. आप अभी ये बताएं कि आपने विपासना ध्यान करते हुए आप कितने वर्षों से इसमें कितने समय से उसको कर रहे हैं? सर मैं 2016 में फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था एंड आफ्टर दैट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर. 4 साल हो गए हैं. और ये बताएं इसकी क्या अंतर है विपासना के ध्यान में और अन्य ध्यान में, जैसे राजयोग है, ट्रांसमेडिटेटिव मेडिटेशन, अन्य जो पद्धतियां हैं, ये किस प्रकार भिन्न है उससे? सर विपासना जो है ये काफ़ी अलग होती है. इसमें क्या अलग उसी में प्रकाश डाले? सर जो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन है उनमें से काफ़ी में हम मंत्रोच्चारण करते हैं. कहीं में वी ट्राई टू कंट्रोल, हम अपना जो श्वास है उसको कंट्रोल करते हैं. सर विपासना में हम सहज तरीके से जो हमारे शरीर के अंदर जो सेंसेशन जो चल रहा है उसको हम निष्पक्ष भाव से सर देखते हैं. निष्पक्ष से या साक्षी भाव से? सर साक्षी भाव से सर. थैंक यू. ठीक है. तो केवल सभी जो प्रक्रिया चल रही है, पेट में हलचल हो रही है, उसमें ध्यान देंगे या श्वास पे ध्यान देंगे? सर जो विपासना स्टार्ट करते समय सर थोड़ी देर के लिए श्वास पे ध्यान दिया जाता है ताकि हमारा माइंड कंसंट्रेट हो जाए. उसके बाद में सब पूरे शरीर में फ्रॉम हेड टू टो सर हम मूव करते हैं एंड उसमें सर ध्यान दिया जाता है हर पार्ट पे. आखिरी प्रश्न, मौन का क्या महत्व है विपासना की दिनचर्या? मैं तो नहीं समझता हूँ मौन से कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन शरीर में होता है. सर मौन जो है एक काफी फैसिलिटेटिंग रोल प्ले करता है. अगर हम सर बोलते हैं तो हम जो बाहरी वातावरण है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. जब मौन ध्यान किया जाता है तो एक हम अच्छे तरीके से हमारे शरीर के अंदर सर कंसंट्रेट कर सकते हैं, हमारा आत्म निरीक्षण सर कर सकते हैं. तो सर मौन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसका जो दर्शन है विपासना का, अतीत के खंडहर और भविष्य की कल्पनाएं इसी के बीच में मस्तिष्क घूमता रहता है. अतीत के खंडहर, भविष्य की कल्पनाएं. आप इससे सहमत हैं या सहमत हैं? सर मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ. लेकिन विपासना हमें ये सिखाता है कि इन खंडरों और जो कल्पनाओं से सर दूर जाके जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें सर हम रहें. वेरी गुड सर. ये बताओ आप कहाँ पे विपासना को आपने प्रैक्टिस किया? आप जानते हैं गोयनका इंस्टीट्यूट ऑफ विपासना इगतपुरी में है, जयपुर में है. हु इज दिस पर्सन मिस्टर गोयनका? पूरा नाम जानते हो? गोयनका इंस्टीट्यूट है ऑफ विपासना है, मेडिटेशन इगतपुरी में शायद है. हम तो ने कभी किया नहीं है पर हमने सुन रखा है. शायद जयपुर में भी है, एक जगह पर है. हु इज दिस पर्टिकुलर पर्सन गोयनका? कैन यू नेम हिज फुल नेम? सर इनका पूरा नाम सत्यनारायण जी गोयनका है और सर यही हमारे गुरु जो इंस्ट्रक्टर थे सर. अभी ही इज नो मोर, लेकिन सर उनकी वीडियो चलाई जाती है अभी भी. एंड जो सत्यनारायण गोयनका जी सर थे वो सर म्यांमार से माइग्रेट होके सर इंडिया में आए थे. एंड देन ही स्टार्टेड विपासना मेडिटेशन हियर. हाँ, क्या करते थे वो सत्यनारायण गोयनका जी? कुछ मालूम है आपको? प्रोफेशन क्या था उनका? नहीं मालूम.
Sir, he was involved in some business, but I am not aware about his business. ठीक है, आप बिजनेस में थे। So you are a good shot put player. कितना थ्रो कर लेते हैं आप? सर मैं अराउंड 9 मीटर के आसपास 9 मीटर के आसपास आप थ्रो कर लेते हैं। नाम बताइए इस कुछ शॉट पट प्लेयर का इंडिया का जिसने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त किया है। सर रिसेंटली तजिंदर पाल सिंह जी ने सर एशियन गेम्स में सर कितना कितना फेंका? सर उन्होंने 20.75 मीटर के आस फेंका था। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है शॉट पट में? जो ओलंपिक्स गोल्ड का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, आइडिया है कुछ आपको? जी सर, वो रेंडी बार्नेज नाम करके प्लेयर थे, उन्होंने 23.52 मीटर ओलंपिक में फेंका था सर। हाँ, तो एक बताओ, इंडिया इज सच ए लार्ज कंट्री, ह्यूज पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी जो स्पोर्ट्स में हमारी जो रैंकिंग होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में जितना पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहा है। वह क्या कारण है, क्या उसको क्या कैसे इसको दूर किया सकता है, रेमेडी किया सकता है? हाउ कैन यू स्टार्ट एज एन इंडिविजुअल इन द नेशन इज नॉट, कैसे कर सकते? सर इसके जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं है, इसके कई कारण हैं। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी और पीपल्स लेवल पे भी सर इसके कारण देखे जा सकते हैं। सर ऑन पीपल्स लेवल हमारी जो पेरेंटिंग टेक्निक है सर, उसमें जो स्पोर्ट्स है सर उसको महत्व नहीं दिया जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट सर स्पोर्ट्स जो है जस्ट फॉर एन एक्टिविटी किया जाता है, उसको सर एज ए प्रोफेशन परस्यू करने के लिए सर नहीं देखा जाता। हमने कई स्पोर्ट्स पर्सन भी देखे हैं जो स्पोर्ट्स में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जैसे रेलवेज में लेने के लिए सर स्पोर्ट्स को परस्यू करते हैं। सर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सर स्पोर्ट्स बजट हमारा काफ़ी कम है, और एक जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जो होनी चाहिए, हमारे देश में बड़ा सर डाइवर्स एरिया है और काफ़ी स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स पॉलिसी ये सर आपके हाथ में इमीडिएटली नहीं हो सकता है। फंडिंग भी आप जब इनिशियली पोस्ट होंगे आपके उस कंट्रोल में नहीं है। एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं? इफ यू आर पोस्टेड से इन द डिस्ट्रिक्ट एज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट पोस्टिंग भी, तो एज एन इंडिविजुअल आप कैसे स्पोर्ट्स को जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं? कैन यू डायरेक्ट सम स्टेप्स बताओ? सर मुझे लगता है उसमें हमें पीपल्स माइंड को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए सर स्पोर्ट्स कंपटीशन सर हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, इंटर स्कूल के बीच में सर कंपटीशन करा सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना जो होती है, उससे जो एक लीडरशिप की पोजीशन मिलती है, जो एक कॉन्फिडेंस जो मिलता है सर, वो आएगा। और साथ ही साथ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस जिसमें स्पोर्ट्स के जो क्वालिफाइड पर्सन है जो काफ़ी सक्सेसफुल है स्पोर्ट्स में, सर हम उनको लाके स्कूल्स में बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स एज ए प्रोफेशन आपको क्या क्या हासिल करवा सकता है। ओके, आपने एक बात बड़ी ये कही कि पेरेंट्स की जो है काफ़ी उत्साह देखने को नहीं मिलता है, और पेरेंट्स सोचता है कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में क्यों भेजें। इसको कैसे दूर किया सकता है पेरेंट्स की जो कैसे हाउ, मतलब शुरुआती दौर पर आपने कहा स्कूल, आपने अच्छी बात कही, और जब तक हम स्कूल में इसको प्रारंभ नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आगे आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स की जो है कोई देखने को नहीं मिलेगा। पेरेंट्स के मन में इसके प्रति उत्साह जागृत हो, इंपॉर्टेंस समझे, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? सर इसमें मुझे लगता है कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन सर देने चाहिए, जैसे वी जो स्पोर्ट्स एज ए प्रोफेशन कितना आगे जा सकता है सर उस नहीं, वो तो अलग चीज हुई। आप बताओ, ये एक बच्चा आपके जो है गणित में अच्छा नहीं है, गणित में वो कम नंबर पा रहा है 40 में, वो जो है साइंस में भी कम नंबर पा रहा है कि उसका लेफ्ट ब्रेन जो है उतना एक्टिव नहीं है जितना राइट ब्रेन है, पर ही इज ए गुड फुटबॉल प्लेयर, ही इज ए गुड क्रिकेट प्लेयर अपने स्कूल का जो है। अब उस बच्चे को रिकॉग्निशन मिले उस एक्टिविटीज में, और वो वैल्यूज ना मिले जो अंग्रेजी में या गणित में, या ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, कैसे करोगे? सर इस पे मुझे लगता है कि हमें लोकल लेवल प्लस नेशनल लेवल पे भी काम करने की जरूरत है। नेशनल लेवल पे सर अगर हम देखें तो हमारे स्पोर्ट्स जो कल्चर जो है सर, वो सरकार को सर जैसे आगे आना चाहिए स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, और इसके साथ साथ सर हमें कोई इनोवेटिव टेक्निक्स जो है, जैसे आईपीएल जैसे सर ऑर्गेनाइज हुआ तो उससे क्रिकेट काफी बड़ा। ठीक है, यस आप झुंझुनू से हो, क्या खासियत झुंझुनू? एक बात सर झुंझुनू जो है उसका टूरिज्म पोटेंशियल जो है सर काफी ज्यादा है, जो कि एक
उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले। क्यों टूरिज्म पोटेंशियल किस तरफ से? सर झुंझुनू में टूरिज्म जो है सर, रिलीजियस टूरिज्म, साथ ही साथ वहाँ के जो हवेलियाँ और फ्रेस्को पेंटिंग्स जो है वो काफ़ी फेमस है सर। वेरी गुड। और हमने देखा आपके पिताजी का प्रोफेशन टेलरिंग। जी सर। अपने आप अपना करते हैं या किस तरह से? हाँ सर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेंड आ गया है, आपके ख्याल में क्या फ्यूचर है इंडिविजुअल टेलरिंग का? टिक पाएगा रेडीमेड गारमेंट्स के ऑनस्लॉट, उनकी प्रहार के विरुद्ध? सर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, क्योंकि जो रेडीमेड गारमेंट्स जो है काफ़ी चीप और काफ़ी इजीली एक्सेसिबल होते हैं। बट सर एक जो फिटिंग जो होती है एक कपड़े की सर, वो एक टेलर ही सर दे सकता है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फिट पसंद करते हैं और करेंगे। तो इंडिविजुअल टेलरिंग कोई खतरे में नहीं है सर। उनके सामने कंपटीशन है, बट हमें उन्हें स्किल्स और टेक्नोलॉजी प्लस कैपिटल प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो एक ऊपर लेवल पे सर हैंडीक्राफ्ट जो है हमारा काफ़ी आगे जा सके। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग किया आपने, लिया मैथ्स, ये तो बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है। इसमें तो डाइकॉटमी मानी जाती है। नवीं क्लास से हमारे समय तो दोनों में से एक ही ले सकते थे, बाद में दोनों लेने का भी प्रावधान हुआ, पर फिर भी एक डाइकॉटमी मानी जाती है। इंजीनियरिंग ब्रांच मैथ्स, बायोलॉजी इधर, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप दोनों में कंफर्टेबल हो ऑब्वियसली। जी सर। और मैथ्स के चुनने में आपका, सब्जेक्ट चुनने में आपका क्या ख्याल था? आपने यूनिवर्सिटी आईआईटी लेवल पे तो मैथ्स किया नहीं होगा? सर हमारे आईआईटी में फर्स्ट ईयर में मैथ्स के कोर्सेज होते थे। आफ्टर दैट हम एज ए ओपन चॉइस कोर्सेज भी सर कर सकते थे। मैंने काफ़ी कोर्सेज किए आपने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के साथ? जी सर। वेरी गुड। तो वो काम आए? जी सर, बिल्कुल सर। का स्तर इस सिविल सर्विस एग्जाम में उसी स्तर से आगे नहीं, ज़्यादा नहीं था जो आपने पहले साल और कुछ कोर्सेज किए उतने में आपको हो गया, या अलग से करना पड़ा? सर काफ़ी कोर्सेज अलग से भी करने होते हैं। कोर्सेज नहीं, अभी सिविल सर्विस के लिए उनका स्तर इतना था कि आप सिविल सर्विस का इम्तहान ले पाए? जी सर बिल्कुल। लेकिन सिविल सर्विसेज में सर कुछ टॉपिक्स जो थे वो सर हमें एक्स्ट्रा करने पड़े थे, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो एक्स्ट्रा से अलग से पढ़ने पड़े थे सर। बहुत बहादुर हैं, सब आपने अपने आप कर लिया। ओके, ये बताइए कि फार्मा इंडस्ट्री इंडिया की स्ट्रेंथ मानी जाती है, फार्मास्यूटिकल्स। अब नया उसमें ब्रांच बायो फार्मा, उसमें कैसा है इंडिया का की स्टैंडिंग और उसका क्या पोटेंशियल आप समझते हैं? सर मुझे लगता है कि बायो फार्मा जो है एक काफ़ी इंडिया की एक स्ट्रेंथ है। और प्रॉपर किस आधार पे कहते हैं स्ट्रेंथ है? सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। क्यों आप सोचते हैं कि स्ट्रेंथ है? क्या है स्ट्रेंथ का कोई प्रतीक बताइए। सर ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया है दैट वो फार्मास्यूटिकल हब ऑफ वर्ल्ड है। और हमारे रिसेंटली नेशनल तो बायो फार्मा की बात कर रहा हूँ ना, फार्मास्यूटिकल तो है, उसको छोड़िए। बायो फार्मा में आप कह रहे हो इंडिया का स्ट्रेंथ है, तो वो कैसे कह रहे हो ये पूछ रहा हूँ। सर इसमें मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस आल्सो इज ऑन बायोटेक, हमारे नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट। सो व्हाट यू आर सेइंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट का एम्फेसिस है इसलिए वो इंडिया का स्ट्रेंथ है? सर इसके साथ साथ जो एफडीआई जो आ रहे हैं वो हमारे इसलिए स्ट्रेंथ है कि गवर्नमेंट का एम्फेसिस है और एफडीआई आ रही है, इसके साथ साथ ये कह रहे हो आप? मैं पूछ रहा हूँ, मैंने तो पूछा था स्ट्रेंथ कैसे है। सर देयर आर एडिशनल पॉइंट्स आल्सो, जैसे हमारे अभी वी हैव स्किल्स आल्सो। जो ह्यूमन लेबर फोर्स है बायोटेक में, इट्स आल्सो ग्रोइंग। और इसके साथ में सर जो क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर जो है वो इंक्रीज कर। वेरी गुड। कोई सक्सेस स्टोरी जो हासिल किया जिसके बेसिस पे आपकी बात की पुष्टि हो सके कि स्ट्रेंथ एरिया है? किसी खास कोई प्रोडक्ट, कोई टेक्निक, किसी चीज़ में बायो फार्मा के अंदर जिसके कारण हम ये कह सकें कि भारत का स्ट्रेंथ है? सर रिसेंटली एक भारत ने रोटावेक वैक्सीन डेवलप किया था। जो और भी वैक्सीन, एड्स की वैक्सीन भारत की एक्सपोर्ट होती हैं, कहीं नहीं बनती और इतनी सस्ती एड्स वैक्सीन। हाँ, या इंसुलिन
ह्यूमन इंसुलिन, राइट। तो पॉलिसी में एम्फेसिस है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ इनसे है कि आके उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेन डेथ किसे कहते हैं ये बताइए। सर ब्रेन डेड मुझे लगता, अगर कोई पर्सन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जब चला जाता है सर, उसे हम उन्हें ब्रेन डेड सर घोषित किया जाता है। चलिए छोड़ते हैं इसको, ये सही नहीं है, इसको आप देखिएगा। थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं, उसमें कोई नहीं। भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे सुरक्षा एजेंसियों के सामने, और क्या क्या खतरे हैं और किन से हैं, उनसे कैसे निपटना चाहिए? सर भारी चुनौतियों में सर हमारे 2 हॉस्टाइल नेशंस हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर एंड वेस्टर्न बॉर्डर पे। इसके साथ साथ सर बॉर्डर मैनेजमेंट, जो इलीगल माइग्रेशन है वो एक चुनौती है सर। ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सर हमारे लिए चुनौती है। और सर आंतरिक चुनौतियों में सर नक्सलिज्म, मिलिटेंसी, और सर नॉर्थ ईस्ट में सर जो इंसर्जेंसी है, ये सर हमारे लिए काफ़ी चुनौती है। इसके साथ साथ सर कम्युनलिज्म भी सर भारत के लिए एक सर चुनौती है, आंतरिक चुनौती है। ये जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उदाहरण के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी कौन कौन सी हैं, और क्या वो आईएसआई या अन्य देशों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको काउंटर करने में सक्षम हैं, कर पा रही हैं? सर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे रो है एंड रिसर्च एनालिसिस विंग, सर इंटेलिजेंस ब्यूरो है सर, और मुझे लगता है कि सर हमारी एजेंसीज जो है काफ़ी कैपेबल है। इंटेलिजेंस एजेंसी सर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इंटरनल, जो आफ्टर टेरर अटैक सर इन्वेस्टिगेट करती हैं। और मिलिट्री इंटेलिजेंस, पार्डन मी सर। मिलिट्री इंटेलिजेंस जी सर, नो सर। बताइए, आईएसआई के मुकाबले उनका सामना कर पा रही हैं? सर मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज जो है काफ़ी कैपेबल है, लेकिन सर उनको चैलेंजेस ये है क्योंकि आईएसआई जो है सर एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एक्ट करता है। इसके साथ साथ हमारे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो एक चैलेंज पोज करते हैं टू प्रिवेंट द इनफिल्ट्रेशन। तो सर उसके कारण सर चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, बट हमारी एजेंसियां सर इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और जो टेररिज्म की जो इश्यूज हैं उन्हें सर रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर अलजेब्रा में क्या रिलेशनशिप है? है रिलेशन या सर लीनियर अलजेब्रा जो है उसमें I'm not exactly sure about it, sir. There'll be something else then. As a layman, मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि वेक्टर स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या डिफरेंस है? लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, बताइए कुछ है? कैन यू एक्सप्लेन एज अ लेमैन क्या होता है, अंतर क्या होता है? सर आई थिंक सर दिस इट्स, मैंने इसे एज ए प्योर मैथमेटिक्स सर पढ़ा है। तब भी क्या डिफरेंस, मैथमेटिकल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, वो भी बताइए। सर जो वेक्टर स्पेस है इट्स बिगर सेट। इन इनर प्रोडक्ट वी टुक its inner product is we took 2 elements from a subset of it, and if we do multiplication then it's come out into the that subset itself. तो सर मुझे लगता है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, ये आपका मतलब है? वेक्टर स्पेस वाइडर क्लास है। अच्छा, बायोटेक में सबसे इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं लास्ट 5-6 ईयर्स में, 7 ईयर्स में? न्यू टेक्निक्स जो इमर्ज किए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको लगता है? टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो अप्लाइड हो रहा हो, क्या है? सर एज रिसेंटली सर इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है CRISPR-Cas9 सर, इट इज CRISPR-Cas9 क्या है? CRISPR-Cas9 दोनों क्या है? ये दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर CRISPR-Cas9 is clustered randomly interspersed palindromic repeats
सर ये एक छोटा रिपीट होता है डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और सर इसके थ्रू हम प्रिसाइज लोकेशन पे जीन एडिटिंग कर सकते हैं। Cas9 क्या है? सर Cas9 इज एन एंजाइम विच कट द डीएनए एट द प्रिसाइज लोकेशन। मतलब ये क्रिस्पर Cas9 का कॉम्बिनेशन काम करता है। जी सर। अच्छा, तो क्या इससे कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट कुछ हुए हैं अभी तक? एनी प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या? सर रिसेंटली वन चाइनीज साइंटिस्ट वाज इन न्यूज, जिन्होंने जीन एडिटिंग क्रिस्पर Cas9 के यूज से 2 बेबीज को सर उसमें CCR5 नाम करके जीन था। इस तरह का काम क्या डिजायरेबल है? ऐसा जो हो रहा है, क्या इस पर आपका क्या विचार रहेगा? यू थिंक थिंग्स लाइक दिस शुड बी डन? किया जा रहा है, मतलब जो चाइनीज साइंटिस्ट का आपने एग्जाम्पल दिया। सर मुझे लगता है ये अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे इंटरनेशनल गाइडलाइंस अभी नहीं है, इसके एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। इंडिया में कुछ गाइडलाइंस हैं हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन के लिए? इंडिया में क्या अभी तक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या हुआ है? लीगल इंस्टीट्यूशनल कुछ है अरेंजमेंट? सर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करता है। इसके साथ ही सर वी हैव बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, जिसे सर अभी बिल है कि एक्ट है, क्या है? सर बिल है जिसे पास नहीं हुआ है, तो अथॉरिटी कोई बनी नहीं है। सर देयर इज नीड फॉर द अथॉरिटी इन बायोटेक्नोलॉजी सर। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, और ये रेलवे सर्विसेज का रिस्ट्रक्चरिंग का गवर्नमेंट ने कुछ अभी ये किया है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? सर इसमें 2 लेवल पे स्ट्रक्चरिंग की है, रेलवे बोर्ड और सर सर्विसेज जैसे IRTS, यू जॉइंट IRTS, क्या रिस्ट्रक्चरिंग होगी, उसका पर्पस क्या है? सर इसमें जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज, जो 8 सर्विसेज थी सर, उनको मर्ज करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना दिया गया है। सर गवर्नमेंट का जो रेशनल है वो ये है कि जो डिपार्टमेंटल साइलोज जो हैं इनमें, ताकि वो दूर हो सके। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट थे जैसे ट्रेन 18 जो डिपार्टमेंट राइवलरीज के कारण सर काफ़ी लेट हुए हैं, तो सर ये इशू को सर रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ऑफिसर्स इससे खुश हैं, मतलब आपका जो भी इंटरेक्शन होगा, आर दी ऑफिसर्स हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ मूव? सर मुझे लगता है कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको ग्रीवांसेस है, कुछ ऑफिसर्स आर हैप्पी, और मुझे लगता है सरकार को दे शुड ट्राई टू एंगेज ऑल द ऑफिसर्स, और इस पे सर आगे डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी मॉडलिटीज़ जो हैं वो अभी तक सर नहीं आई है जिसमें। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत IAS प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।